हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ ज्योतिष पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 1 में पूछे गए प्रश्नों को, ज्योग्राफी पर्सन के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पूछे गए हैं उसको व्याख्या सहित देखेंगे। जो आगामी बीपीएससी टीआरई 4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं छात्र, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही बीपीएससी जो 17वां होने वाला है उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इसलिए वीडियो को सभी लोग पूरा देखें। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी कर ले, और इस चैनल पर जो भी लोग नए आते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले। फ्रेंड्स, इससे पहले थोड़ा सा जानकारी दे दूं मैं कि लगभग बीपीएससी जो अभी तक टीआरई 3 लिया गया है, इसमें अभी तक 4 एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं लगभग में। तो यहाँ पर सभी में ऐसा देखा गया लगभग 12 से लेकर के 14-15 प्रश्न जो है वो ज्योग्राफी से आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही, हो सकता है ये 16 भी जाता है, ठीक है, क्योंकि कुछ पर्सन इसके इन्वायरमेंटल स्टडीज में भी चला जाते हैं। इस कारण से ये लगभग 12 से 16 प्रश्न ऐसे होते हैं जो कॉमन मिला है, ठीक है। तो इसलिए इस क्षेत्र से इस तहत ये बहुत इंपॉर्टेंट 16 नंबर या 12 नंबर ही बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि बीपीएससी ये देखता है कि एनसीईआरटी को बहुत ही ज़्यादा महत्व देता है। इसलिए हमने आप लोग को क्लास 9 और क्लास 11 के कुछ चैप्टर को हमने एनसीईआरटी ज्योग्राफी करवा चुका हूं, और किसी समस्या होने के कारण मैं आप लोगों को दोबारा वीडियो अपलोड नहीं कर सका था। अब मैं आप लोगों के बीच रेगुलर रहूंगा, इसलिए जो भी लोग चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि अगला जो भी कंटेंट मिले उसकी जानकारी आप तक जरूर पहुंच सके। तो ज्यादा बातचीत न करते हुए चलते हैं सीधा अपने वीडियो की तरफ, अपने प्रश्न की तरफ। हम यहाँ पर प्रश्न आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में रखे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। अब देखिए, सबसे जो पहला क्वेश्चन हमारा है जो बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा गया था मेल वाले शिफ्ट में, ठीक है ना, शिफ्ट 1 में, यानी कि मेल वाले में जो पूछा गया था उसका हम व्याख्या करेंगे अभी। कह रहे विच ऑफ द फ्लोइंग इज ग्रोन ड्यूरिंग द जायद सीजन, यानी कि हिंदी में कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है। आप लोगों को पता है कि भारत में 3 तरह के फसल होते हैं, मौसमी फसल होते हैं, रबी, ठीक है, क्या होता है, रबी, जायद और खरीफ। जायद और खरीफ, क्या क्या, रबी, जायद और खरीफ, क्या होता है, खरीफ। तो ये 3 तरह के मौसमी फसल पाए जाते हैं। अब इसके तहत बहुत सारे फसल बोए जाते हैं, ठीक है। आपसे यहां पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है। क्या खरबूज होगा, या खीरा होगा, या तरबूज होगा। तो सबसे पहले समझते हैं जायद फसल है क्या। तो ये आपको गर्म मौसम में फसल बोया जाता है। किसमें, गर्मी मौसम में आपको फसल बोया जाता है, ठीक है। कब बोया जाता है, रबी फसल के बाद, और यानी कि रबी फसल और जायद फसल के इसके बीच में इसको बोया जाता है, ठीक है। ये मार्च अप्रैल से लेकर के, कब से, मार्च अप्रैल से लेकर के, कब से कब तक, तो मार्च अप्रैल से लेकर के, ठीक है, मार्च अप्रैल से लेकर के आपको लगभग जून जुलाई तक, कहां तक, जून जुलाई तक चलता है, ठीक है। यहाँ जून जुलाई में इसको काट लिया जाता है। मार्च अप्रैल में बोया जाता है और जून जुलाई में इसको काट लिया जाता है, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाता है फसल, आपको जायद फसल हो जाता है। इसमें आपको यहाँ पर जितने भी सारे दिए गए हैं, खरबूज हो गया, खीरा हो गया, तरबूज हो गया, ये सभी आपको पता है मौसमी सब्जियां हैं, फल हैं। तो ये आपको अधिकतर गर्मी में मिलते हैं, इसलिए ये जायद फसल के सभी हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 से अधिक हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आपको करेला भी होता है, क्या होता है, ककड़ी, ठीक है। जायद फसल में ककड़ी, करेला, ये सभी किस में आते हैं, तो जायद फसल में आते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त मैं आपको रबी फसल की भी जानकारी दे दूं, तो रबी फसल जो होता है, क्या, रबी फसल जो होता है, ठीक है, वो कब बोया जाता है, तो रबी फसल आपको क्या कहते हैं, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। कब बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, ठीक है ना, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। और मार्च अप्रैल में, कब, मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है, किसको, रबी फसल को, ठीक है। इसमें गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, आलू हो गया, अलसी हो गया, राई हो गया, ठीक है ना, ये सब कब बोया जाता है, तो रबी फसल के तहत बोया जाता है, ठीक है।
किसके तहत? रबी फसल के तहत इसको बोया जाता है। रबी फसल कब लगाया जाता है? अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है और मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अब बच गया एक खरीफ फसल। ठीक है, तो खरीफ फसल, इसके बाद खरीफ फसल का हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्या कह रहा है? ये भूकंप के संबंध में आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा कथन इसमें सत्य है? पहला ऑप्शन कह रहा है पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंग होती है क्या? नहीं, पी तरंग अनुप्रस्थ नहीं होता, ये अनुदैर्घ्य होता है। क्या होता है? अनुदैर्घ्य होता है। पी तरंग कैसा होता है? अनुदैर्घ्य होता है। ठीक है, पी तरंग कैसा होगा? अनुदैर्घ्य होगा। एस तरंग अनुप्रस्थ होता है। क्या होता है? एस तरंग अनुप्रस्थ होता है। ठीक है, प्राइमरी तरंग जो होती है वो आपको अनुप्रस्थ नहीं होती है, अनुदैर्घ्य होती है, लेकिन सेकेंडरी जो तरंग होगा वो कैसा हो जाएगा? तो अनुप्रस्थ हो जाएगा। ठीक है, एक एल तरंग भी होता है। क्या होता है? एक एल तरंग होता है जो सबसे लंबा दूरी तय करता है। ठीक है, ये सबसे लंबा मार्ग तय करता है। इसकी जो गति होती है, एल तरंग की जो गति होती है वो बहुत धीमी होती है। क्या होती है? ये बहुत धीमी होती है, लेकिन गति इसकी धीमी होती है परंतु ये सबसे विनाशकारी होती है। क्या? सबसे विनाशकारी होती है। कौन? एल तरंग। ठीक है ना, सबसे विनाशकारी कौन होती है? तो एल तरंग होती है। ठीक है, सबसे विनाशकारी कौन होगा? तो एल तरंग होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका तो गलत हो गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका कह रहा है धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, यानी कि धरातल का जो मान लीजिए यहाँ पर जो ये उद्गम हुआ, ठीक है, और इसको ये जो केंद्र होगा वो क्या कहलाएगा? अधिकेंद्र कहलाएगा। ठीक है, वो क्या कौन सा केंद्र कहलाएगा? अधिकेंद्र कहलाएगा। अगला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि दूसरा नंबर सही हो गया ये। ठीक है, ऑप्शन कह रहा है जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अब स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है। हाँ बिल्कुल सही बात है, बी भी सही है आपका और सी भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, एक से अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। अब देखिए, ये आपको अजीब लग रहा होगा कि जानवर के व्यवहार के अध्ययन से स्थानीय लोग कैसे अपना लेते हैं, कैसे पता चल जाता है उसको, भविष्यवाणी कैसे आंक लेते हैं कि भूकंप होने वाला है। तो कुछ जानवर ऐसे होते हैं बड़ा सेंसिटिव होते हैं, और ये जो भूकंप होता है उससे पहले कुछ न कुछ आहट निकलती है और जो उस जानवर तक सर्वप्रथम पहले पहुंच जाती है। ठीक है, जिससे वो रिएक्ट करते हैं, वो अलग एक्टिविटी करना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे आदमी को अंदेशा हो जाता है कि कुछ न कुछ अप्रिय घटना होने वाली है, यानी कि भूकंप या सुनामी आने वाली है, जिस कारण से वो क्या करते हैं, अपना शरण दूसरे जगह ले लेते हैं, वहां से हट जाते हैं ताकि उन जान माल की ज्यादा क्षति ना हो सके। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक आंसर, इसका आंसर सही हो जाएगा, डी नंबर इसका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? आपसे पूछा जा रहा है लेक सुपीरियर झील। ठीक है ना, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। आप देखते होंगे कि ध्यान इस सब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपसे पूछा जा रहा है, इसलिए वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपसे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ आप लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पे ध्यान दीजिए। ठीक है ना, ताकि कहीं से क्वेश्चन पूछे तो हमसे छूटे ना, और एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बीपीएससी में। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए। उसके बाद कह रहा है यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। हाँ ये सही है, ये क्या करती है? कनाडा और यूएसए के मध्य क्या बनाती है? सीमा बनाती है। अगला ऑप्शन कह रहा था आप, क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक वाला है इसलिए हम अगला ऑप्शन भी इसको पढ़ लेते हैं। अगला ऑप्शन कह रहा है कि यह दोनों देशों के मध्य लगभग 1700 किलोमीटर सीमा बनाती है। आपसे क्वेश्चन यहाँ पर यह पूछा गया था कि इसमें सही कौन सी है, तो इसमें जो लगभग 1700 किलोमीटर नहीं, इससे अधिक बनाता है। ठीक है ना, तो ये भी इसका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? बी नंबर हो जाएगा, यह कनाडा और यूएसए के मध्य क्या बनाती है? तो भौगोलिक सीमा बनाती है। किसके मध्य? तो यूएसए और कनाडा के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। ठीक है, उसका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आकार और माप में समानता कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? ठीक है, किसके आपसे क्या पूछा गया? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र को। क्या कहा जाता है? किसे कहा जाता है? शुक्र को। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद पृथ्वी को सॉरी शुक्र को और क्या क्या कहा जाता है? तो भोर का तारा, सांझ का तारा, सबसे चमकीला ग्रह, सबसे गर्म ग्रह। ठीक है, किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी का भगनी भी शुक्र को कहा जाता है, पृथ्वी का भगनी भी इसको कहा जाता है, शुक्र को ही कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बृहस्पति, तो बृहस्पति को क्या कहा जाता है? सबसे बड़ा ग्रह। ब्रह्मांड सॉरी सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। अब हम लोग जहां पृथ्वी पर रहते हैं ये यूनिक प्लानेट है। ठीक है, एक अद्भुत ग्रह है। क्यों?
क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा ग्रह है पृथ्वी, ठीक है, एक ऐसा ग्रह पृथ्वी है जहां पर क्या जीवन संभव है, जहां पर क्या जीवन संभव है, ठीक है। और इसको नीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको नीला ग्रह कहा जाता है। क्या वास्तव में ये नीला है? नहीं, वास्तव में ये नीला है नहीं, लेकिन हमारे पृथ्वी के चारों ओर पानी के दिखता कारण ये दिखता कैसे? तो नीला दिखता है। कैसा दिखता है? तो नीला दिखता है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज और याद रखिए, सूर्य के, ठीक है ना, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, ठीक है ना, सूर्य के दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम सबसे जो पहला होता है वो होता है बुध। क्या होता है? सबसे पहला होता है बुध, उसके बाद होता है शुक्र, ठीक है, कौन सा? शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, ठीक है, उसके बाद मंगल, ठीक है, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, ठीक है, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। ये क्या है? इसके सूर्य की दूरी के अनुसार क्रम है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है सूर्य की दूरी के अनुसार, तो सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा होता है? बुध हो जाता है। बुध सबसे छोटा ग्रह भी है। सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे दूसरा यानी कि दूसरा ग्रह कौन सा होता है? तो शुक्र होता है। तीसरा ग्रह कौन सा होता है? तो पृथ्वी होता है। चौथा ग्रह मंगल। इस सब को इनर प्लानेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और इस चार को क्या कहता है? बाह्य ग्रह कहा जाता है। किसको? चार ग्रह किस कौन कौन से? तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये सभी क्या है? चार ग्रह ऐसे हैं जो बाह्य ग्रह हैं, ठीक है। और ये सभी तो पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमते, लेकिन दो ऐसे ग्रह हैं जो उल्टा उसके उल्टा दिशा में घूमता है। तो वो कौन कौन सा? एक तो शुक्र हो गया, ठीक है, और एक हो जाता है अरुण। आपको ट्रिक याद रखने के लिए दोनों तरफ से दूसरा नंबर पर होगा। अब बुध के बाद देखिए शुक्र आता है, ठीक है, और वरुण से पहले क्या आता है? अरुण आता है। तो दोनों तरफ से दूसरा नंबर पर, जो दोनों तरफ से दूसरा नंबर पर वो कौन सा? उल्टा घूमेगा, ठीक है। तो कौन कौन? शुक्र और अरुण। ऐसे याद रहे तो और अच्छी बात है, नहीं याद है तो इसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा सारा चीज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो आपसे अर्जेंटीना है? नहीं, अर्जेंटीना नहीं है। चिली है क्या? नहीं, चिली भी नहीं है। वेनेजुएला, हाँ, वेनेजुएला क्या है? अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है, ठीक है। अमेजन नदी बेसिन से आपको कुछ जानकारी हम उससे रिलेटेड दे दें कि ये जो है जैव विविधता की दृष्टि से सबसे बड़ा संपन्न है, ठीक है, सबसे संपन्न है। किसकी दृष्टि से? तो जैव विविधता, ठीक है। अमेजन नदी बेसिन में जैव विविधता बहुत पाई जाती है। ये यहाँ पर जैव विविधता सर्वाधिक होती है, इस जैव विविधता में संपन्न है, ठीक है। उसके बाद ये जो अमेजन नदी है, इसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो कौन सा? मेडीरा। कौन सा? मेडीरा। अमेजन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? मेडीरा है। अच्छा, आप लोगों को एक और इससे जानकारी दे दूं, अमेजन नदी का जो मुहाना है, क्या अमेजन नदी का जो मुहाना है, ठीक है, क्या अमेजन नदी का जो मुहाना है उसको कौन काटती है? तो विषुवत वृत्त। कौन सा? विषुवत रेखा, ठीक है ना, विषुवत रेखा। कौन काटता है इसको? विषुवत रेखा काटती है, ठीक है ना, कौन सा? विषुवत रेखा इसको काटता है। किसको? अमेजन नदी बेसिन के मुहाना को कौन काटता है? विषुवत रेखा काटता है, ठीक है। उम्मीद करती है सारा चीज आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें। और जो भी लोग चैनल पे नए आए हैं, मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? देखिए, ये सब चीज बीपीएससी जो है एनसीईआरटी को बहुत महत्व देती है। बीपीएससी जो है वो किसको? एनसीईआरटी को, ठीक है ना, एनसीईआरटी को बहुत महत्व देती है। इसलिए हमने आप लोगों को सर्वप्रथम एनसीईआरटी ही पढ़ाना शुरू किया था। आप लोगों का सपोर्ट अच्छा रहा, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी कारण हम आप लोगों के समक्ष वीडियो उपलब्ध नहीं करा पाए। लेकिन हम आज आप लोगों से कहते हैं कि आगे आने वाले समय में हम आप लोगों को जरूर उसका सारांश ले करके, पहले बुक पढ़ा करके उसका सारांश भी देंगे। इसलिए जो भी लोग नए आते हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसका लाभ आप तक जरूर पहुंच पाए। चलिए हम चलते सीधा क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमसे पूछा था जो पृथ्वी की सतह से शुरू होकर के वायुमंडल की परत तक का सही क्रम कौन सा है? तो सबसे जो पहला होता है वो क्षोभ मंडल होता है। कौन सा होता है? वो क्षोभ मंडल होता है। सबसे जो पहला होता है वो कौन सा होता है? क्षोभ मंडल, ठीक है। दूसरा क्या होता है? समताप मंडल। उसके बाद क्या होता है? समताप मंडल। समताप के बाद क्या होता है? मध्य मंडल। क्या होता है? मध्य मंडल। मध्य के बाद क्या होता है? ताप मंडल, ठीक है ना। मध्य मंडल के बाद क्या होता है? ताप मंडल। ताप मंडल के बाद क्या होता है? बहिर्मंडल, ठीक है ना। क्या हो जाता है उसके बाद? बहिर्मंडल। ये इसकी क्या है? तो क्रम है, ठीक है। सबसे पहला क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल, फिर बहिर्मंडल। ये इसका क्रम है। और सबसे जो निचला परत होगा वो कौन सा होगा? क्षोभ मंडल हो जाएगा। इसमें क्या क्या होते हैं?
तो इसमें मौसमी जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है सब इसी में घटित होती है। इसकी जो औसत ऊंचाई होती है, ठीक है ना, लगभग लगभग 13 किलोमीटर होता है। कितना होता है? लगभग लगभग औसत ऊंचाई कितना होता है? 13 किलोमीटर। किसकी? तो क्षोभ मंडल की। उसके बाद आता है समताप मंडल। क्षोभ मंडल के बाद कौन सा प्रारंभ होता है? समताप मंडल। ओजोन से जो पराबैंगनी किरण निकलती है उसको कौन रोकता है? तो ये समताप मंडल ही रोकता है, ठीक है ना। कौन रोकता है? समताप मंडल ही। और इसके साथ साथ वायुयान का जो उड़ान होता है, ठीक है ना, जो एरोप्लेन और सब जो उड़ता है वो किस मंडल में उड़ता है? तो ये समताप मंडल में ही उड़ता है। किस में उड़ता है? समताप मंडल में ही उड़ता है, ठीक है। उसका होता है मध्यमंडल होता है। उसके बाद क्या होता है? तापमंडल होता है। उसके बाद बहिर्मंडल हो जाता है, ठीक है। आ, उसका ये बहिर्मंडल में बहुत सारे रेडिएशन छोड़े जाते हैं, जैसे उपग्रह सब, ये सब बहिर्मंडल में छोड़े जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सारा चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म क्या है। आपसे पूछ रहा है कि स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम, ठीक है ना। जैसे हमारे भारत में भी स्थानांतरणशील कृषि होती है, जिसको झूम कृषि हो, कर्तन दहन कृषि हो, अन्य नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, बहुत सारे नाम से जाने जाते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है आपसे कौन सा सही है। कह रहे चीना बांग्लादेश नहीं, चीना श्रीलंका में कहा जाता है। क्या कहता है? चीना कहाँ कहा जाता है? श्रीलंका में कहा जाता है। मिल्पा नहीं, मिल्पा क्या कहते हैं, जोडेसिया या जिम्बाब्वे में नहीं कहा जाता है, ठीक है ना। तो मिल्पा कहाँ कहा जाता है? तो मिल्पा कहा जाता है अमेरिका में। कहाँ कहा जाता है? ये अमेरिका में, और ये क्या कहते हैं, मैक्सिको में। कहाँ पर? अमेरिका और मैक्सिको में क्या कहता है इसको? मिल्पा कहा जाता है। लद्दाख मलेशिया, हाँ ये सही है आपका आंसर। सी नंबर इसका सटीक आंसर है, लद्दाख मलेशिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख मलेशिया हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपसे पूछे कि रे कहाँ कहा जाता है, रे कहाँ कहा जाता है, तो ये होता है वियतनाम में। कहाँ पर? वियतनाम में, ठीक है। ये वियतनाम में क्या कहा जाता है इसको? स्थानांतरणशील कृषि को रे कहा जाता है, ठीक है। ब्राजील में क्या कहा जाता है? तो रोका। क्या कहा जाता है इसको? रोका। रोका कहाँ कहा जाएगा? ब्राजील में। कहाँ पर? ब्राजील में, ठीक है। ये आप लोग क्लास 10th के अगर एनसीईआरटी देखिएगा, ठीक है ना, तो वहां पर ये सब चीज अच्छा से मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन हालांकि वहीं से लिया गया था, इसलिए एनसीईआरटी बहुत इंपोर्टेंट है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा, ठीक है ना। आपसे क्या कहा गया? 30 डिग्री पूर्व में। सबसे पहले देखिए, ये आपका मान लीजिए ये क्या है? पृथ्वी है, ठीक है। ये क्या आपका? पृथ्वी है। अब ये क्या होता है? ये आपका हो गया इक्वेटर, ठीक है। ये आपका हो गया इक्वेटर। अब जो ये है ये हो जाता है पूर्वी गोलार्ध, और ये हो जाता है ये पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। ये पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध। अब जो समय का जो काउंटिंग होता है ये यहां से 0 डिग्री मेरिडियन रेखा से होता है, ठीक है। अब जो यहाँ 1 डिग्री आगे चलता है, ठीक है ना, 1 डिग्री अगर यहां से पूर्व की ओर चला, कहां पर? पूर्व की ओर चला, तो 4 मिनट आगे बढ़ जाता है, ठीक है। 1 डिग्री बराबर कितना हो जाता है? 4 मिनट आगे बढ़ता है, ठीक है। अब यहां पर आपसे कितना कहा गया? 30 डिग्री पूर्व चलने के लिए। 1 डिग्री में कितना? 4 मिनट। तो 30 डिग्री में कितना? इसको 30 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाता है? 120 मिनट हो जाएगा। कितना? 120 मिनट। 120 मिनट बराबर कितना घंटा होता है? 2 घंटा होता है। तो 2 घंटा प्लस होगा, यानी कि ये दोपहर का 12 बज रहा था, अब दोपहर का क्या हो जाएगा? तो दोपहर का 2 बज जाएगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन में कहा दोपहर का 2 बज रहा है, ए नंबर में सही आंसर हो जाएगा इसका, दोपहर का 2 बज रहा है। अच्छा बताइएगा आप लोग, कमेंट कीजिएगा कि दोपहर का 1 बजने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा। क्या पूर्व की ओर जाना पड़ेगा? अगर पूर्व की ओर जाना पड़ेगा तो कितना जाना पड़ेगा, या पश्चिम की ओर जाना पड़ेगा तो कितना जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर सुबह का 10 बजाना है तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस दोनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। इसके अगले वीडियो में आप लोगों को इसका आंसर जरूर दे देंगे। हालांकि इसका आंसर तो हो ही गया, इसका आंसर ए हो जाएगा, लेकिन इस दोनों का आंसर आप लोग जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है महासागरीय प्रपट्टी का मुख्य खनिज घटक क्या है। महासागरीय प्रपट्टी का मुख्य खनिज घटक कौन सा है? सिलिका और एल्यूमिना नहीं, सिलिका और निकल नहीं, सिलिका और निकल सबसे नीचे होता है। सिलिका और मैग्नीशियम, ये हो जाएगा सिलिका और मैग्नीशियम हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से मिल्चिंग शब्द का व्याख्या कौन करता है। यानी कि मिल्चिंग शब्द क्या हुआ? मिल्चिंग मतलब क्या होता है? मिट्टी का संरक्षण करना। क्या मिल्चिंग शब्द से मतलब क्या है? मिट्टी का, ठीक है ना, मृदा का संरक्षण करना, मिट्टी का संरक्षण। अब मिट्टी के संरक्षण का कहने का मतलब क्या हो गया? मिट्टी के संरक्षण कहने का मतलब यह हुआ कि या मिट्टी के निम्नीकरण को रोकना, ठीक है ना, मिट्टी के निम्नीकरण को रोकना, क्षय को रोकना, मिट्टी की जो उर्वरता है उसकी कमी को रोकना, ये सब इसका मिट्टी का संरक्षण हो गया।
अब क्या होता है, मिल्चिंग का मतलब क्या होता है कि इसमें आप यहाँ पर पौधा लगा दिए, ठीक है, खेत में आप पौधा लगा दिए, लेकिन ये जो खाली जगह बच गया, अब इसमें सीधा धूप लगेगा तो क्या होगा, पानी जल्दी सूख जाएगा। अब इसको कम करने के लिए, इसमें आर्द्रता बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है, इस पर पुआल लगा दिया, पुआल डाल दिया जाता है, या कोई भी जैविक पदार्थ इस पर डाल दिया जाता है, ठीक है, ताकि ये क्या हो, ढक जाए और इसकी आर्द्रता बनी रहे, ठीक है ना, ये क्या हो, इस आर्द्रता बनी रहे, इसके लिए आप पुआल दे सकते हैं, या कोई भी जैविक पदार्थ इसके बीच आप रख सकते हैं, ये क्या कहलाएगा, मल्चिंग कहलाएगा, ठीक है ना, क्या कहलाएगा, मल्चिंग कहलाएगा। चलते ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन कह रहा है आपका पहला, फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना। हाँ बिल्कुल सही आंसर, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कंटूर को पत्थर आदि घास आदि से ढकना, तो ये कंटूर पत्थर को कहां से ढकते हैं, तो समुच्च रेखीय पर, किस पर, समुच्च, ठीक है ना, समुच्च रेखीय पर, समुच्च रेखीय पर जो रोधिका बनाए थे, क्या बनाती है, रोधिका, ठीक है ना, ये क्या रोधिका बनाई जाती है, किस पर, समुच्च रेखीय रोधिका बनाए थे, तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये कंटूर को पत्थर घास इस सब का प्रयोग किया जाता है रोधिका बनाने के लिए, किसके लिए, रोधिका बनाने के लिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है भारत के खनिज पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियां का सही युग्म कौन सा है। आपसे पूछा इसमें कि इसकी जो तेल खनिज है और भारत में उसका उत्पादक क्षेत्र है, इसमें सही युग्म कौन सा है। कह रहा है सुरमा घाटी असम, हाँ बिल्कुल सही, सुरमा घाटी असम में है, ये तेल के लिए जाना जाता है। कह रहा है लुनेज क्षेत्र गुजरात, ये भी सही है। केजी बेसिन बंगाल, नहीं ये गलत है। केजिन बेसिन कहां पर पाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश में, कहां पर, आंध्र प्रदेश में केजी बेसिन यानी कि कृष्णा गोदावरी, ठीक है ना, क्या पर, कृष्णा गोदावरी बेसिन कहां पर पाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश में, ये कहां पर पाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अच्छा आप लोगों को इससे रिलेटेड एक और जानकारी दे दें हम कि सबसे जो प्रथम सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं भारत में कहां खोजा गया था, ठीक है ना, तो भारत में आप लोग एक नाम सुनेंगे माकूम, ठीक है ना, माकूम, माकूम कहां है, तो असम में ही है, कहां पर है, असम में ही है, ठीक है ना। ये कब खोदा गया था, तो 1866 में, कब खोदा गया था, 1866 में खोदा गया था, ठीक है। अब यहां से एक प्रश्न आप लोगों के लिए बनता है कि दिग्बोई का नाम आप लोग सुने होंगे, तो दिग्बोई में कब तेल खोजा गया था, ठीक है, दिग्बोई में कब तेल खोजा गया था, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, दिग्बोई में तेल कब खोजा गया था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा जनसंख्या वहन की क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। क्या पूछ रहा है आपसे, जनसंख्या वहन की जो क्षमता है वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। क्या जनसंख्या वृद्धि दर पर, नहीं। क्या जनसंख्या जन्म दर पर, नहीं। सीमित संसाधन, बिल्कुल सही जवाब है, सीमित संसाधन, आपके पास जितना संसाधन रहेगा उतनी जनसंख्या आप आगे बढ़ सकता है, ठीक है ना, उतना ही आपको वो व्यय कर सकता है, संसाधन उतना ही आपको वो दे सकता है, आप उतना ही खर्च कर सकते हैं, यानी कि आपके पास क्या है, सीमित संसाधन है, क्या है आपके पास, सीमित संसाधन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपको। वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी। आपसे क्या पूछा जा रहा है, बिहार की महिला साक्षरता दर, क्या बिहार की महिला साक्षरता दर कब के अनुसार, 2011 जनगणना के अनुसार, तो ये था 51%, क्या था, 51.5% था, कितना था, 51.5% था। हालांकि इसमें से एक भी ऑप्शन दिख नहीं रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई नंबर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा इसका, इनमें से कोई नहीं। इसके अतिरिक्त हम आपको कुछ और जानकारी दे दे, 2011 के अनुसार आपसे पूछ ले अगर पुरुष की, ठीक है ना, पुरुष की साक्षरता दर तो कितना हो जाएगा, बिहार में अगर पुरुष की पूछे साक्षरता दर कितना हो जाएगा, 71.2%, कितना, 71.2%। लेकिन आपसे पूछे पूरे बिहार का, क्या पूरे बिहार का ओवरऑल साक्षरता दर पूछे तो कितना हो जाएगा, 61.8%, क्या 61.8%। अगर आपसे ये पूछ ले कि ये पूरे भारत में बिहार किस स्थान पर है, पहले स्थान पर है, कहां से, अंतिम में, ठीक है, हम लोग अंतिम से पहले स्थान पर हैं, यानी कि सबसे जो लास्ट स्थान है हम लोग का बिहार का है, किसमें, तो साक्षरता दर में, साक्षरता हम लोग कितने साक्षर हैं उसके लिए सबसे अंतिम पद हम लोगों को मिलता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपसे पूछा जाए कि बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, क्या बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, वो हो जाएगा रोहतास, क्या हो जाएगा, रोहतास, ठीक है, रोहतास। इसकी साक्षरता दर कितनी है, तो 73.37%, कितना, 73.37%,
3.7%। किसकी है? रोहतास की है। ये बिहार की सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है। आपसे वही पूछ ले कि सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो पूर्णिया। कौन? पूर्णिया। कौन सा? पूर्णिया है। ठीक है, इसकी साक्षरता दर कितनी है? तो बस 51.08%। कितना? 51.08% है। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारा चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके हमें बताएं। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक जो भी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि अगला जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी जानकारी सर्वप्रथम आप तक पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।